मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है रीति काव्य, उससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे आपको करवाने वाला हूं। उसका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है रीति का विवेचना प्रस्तुत करते हुए रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। मतलब आपको क्या बताना है, रीति काल है उसके अंदर किस प्रकार का साहित्य लिखा जाता था उसके बारे में आपको बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से इस प्रश्न को करके चले जाना। एग्जाम में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। वीडियो को शुरू करें इससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपन ने 30,000 सब्सक्राइबर का 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है। चैनल को जोर से सब्सक्राइब करो और एग्जाम के समय लास्ट समय में आपके सामने एक इंपॉर्टेंट क्लास डाल देता हूं जहां से सारे के सारे आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आपको वो देखनी है वो क्लास तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर आप फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर कोई ना कोई प्रोडक्ट अगर जो खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो। काफी बच्चों का सवाल है, सर जो ये पीडीएफ पढ़ा रहे हो ये आपको कहां पर मिलेगी? तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे उस पर क्लिक करोगे आप हमारे इस प्रकार के टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। यहाँ पर पहुंचने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको जो नीचे की तरफ जो फाइल वाला सेक्शन है, कौन सा सेक्शन है, फाइल वाला सेक्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है। ज्वाइन जरूर से कर लेना टेलीग्राम चैनल, ये जरूरी चीज है। उसके बाद में कोने में जो आपके सामने जो सर्च वाला ऑप्शन है यहाँ पर हिंदी सर्च कर लेना भाई। जैसे आप हिंदी लिटरेचर सर्च करोगे, हिंदी लिटरेचर पूरा सर्च करना है, तब आपको हिंदी लिटरेचर बीए थर्ड सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लेना। चलिए भैया अब आगे का जो प्रश्न आपके सामने, रीति की विवेचना को प्रस्तुत करते हुए रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे भाई। हिंदी साहित्य के इतिहास में रीति काल लगभग 17वीं व 18वीं शताब्दी को रीति युग भी कहा जाता है। मतलब हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके अंदर लगभग 17वीं व 18वीं शताब्दी का समय है। इसको किसके नाम से जाना जाता है? रीति युग का। क्योंकि इसी जो 16वीं 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंदर ही जो जितना भी हिंदी साहित्य लिखा गया वो आपके सामने उसमें अलंकारों का, छंदों का और आपके सामने रीति सिद्ध काव्य काफी देखने को मिलता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? रीति युग के नाम से भी जाना जाता है। इस काल में काव्य रचना विशेषकर काव्य शास्त्रीय नियम रीति सिद्धांतों के आधार पर की गई थी। मतलब इस समय जितना भी जो साहित्य रचना की गई ना, उसमें जो लिखने वाले जो जितने भी आपके सामने लेखक थे सब के सब ने क्या क्या आपके सामने जो साहित्य की रचना की उसको काव्य के जो नियम होते हैं, रीतिकाल के जितने जो नियम होते हैं उसके हिसाब से इन्होंने साहित्य की रचना की। क्या क्या जो आपके सामने काव्य रचना है उसको नियम कायदों के हिसाब से इन्होंने रचना करनी शुरू की थी। इस युग के साहित्य को समझने के लिए रीति की अवधारणा को समझना जरूरी है। मतलब इस काल के अगर आपके सामने अगर साहित्य को समझना चाहते हो तो रीति के अवधारणा मतलब कैसे नियम कायदों के आधार पर साहित्य की रचना की जाती है उसके बारे में आपको समझना जरूरी है। रीति के अर्थ और स्वरूप की बात करें, रीति का सामान्य अर्थ होता है पद्धति, मार्ग या शैली। मतलब रीति का अर्थ यही होता है कि कोई भी साहित्य की रचना किस तरीके से की जाती है, किस पद्धति के माध्यम से, किस मार्ग या शैली से आपके सामने साहित्य की रचना की जाती है, उसी को रीति के नाम से जाना जाता है। काव्य शास्त्र में रीति से तात्पर्य होता है काव्य की वह शैली या संरचना जिसके माध्यम से रस, गुण या अलंकार की अभिव्यक्ति होती हो। मतलब काव्य शास्त्र में रीति का अर्थ यही होता है कि कोई शैली, किसी शैली या संरचना, मतलब किस शैली में आप साहित्य की रचना करते हो उसी को रीति के नाम से जाना जाता है, जिसके माध्यम से रस, गुण व अलंकारों की अभिव्यक्ति होती है। जिसके माध्यम से क्या होता है, अलग अलग प्रकार के जो रस हैं, गुण है या अलंकार है उनका उसमें प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? अलग अलग प्रकार के जो रस, वीर रस हो गया, श्रृंगार रस हो गया, आपके सामने अलग अलग प्रकार के रसों का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अगले वाला पॉइंट है संस्कृत आचार्य वामन के अनुसार रीति आत्मा काव्य रीति ही काव्य की आत्मा। मतलब रीति काव्य काव्य, मतलब इसमें क्या लिखा गया, जो संस्कृत के जो आचार्य वामन है जिन्होंने आपके सामने जो रस के बारे में बताई थी उसी के बारे में कहते हैं आपके सामने कि रीति है जिस नीति नियमों से आपके सामने साहित्य की रचना की जाती है वो आपके सामने कोई भी काव्य होती है उसकी आत्मा होती है। क्या होती है? कोई भी काव्य है उसकी आत्मा के रूप में आपके सामने रीति को जाना जाता है।
रीति काल में कवियों के काव्य शास्त्र के नियम क्या क्या हुआ करते थे, मतलब रीति काल में जो कवि हुआ करते थे उनके काव्य शास्त्र के क्या नियम होते थे। रीति काल में कवियों के काव्य शास्त्र का जो नियम है, इसमें रस का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग होता था? रस का बहुत ज्यादा प्रयोग देखने को मिलता था। अलग अलग प्रकार के अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता था। जो अलग अलग प्रकार के जो अलंकार हैं उनका प्रयोग बहुतायत में देखने को मिलता था। नायिका भेद, जो आपके सामने कोई भी स्त्री है उसके आपके सामने जो रूप चित्रण की आपके सामने बात देखने को मिलती थी। किसकी? जो नायिका है या आपके सामने स्त्री है उसके रूप चित्रण की बातें देखने को मिलती थी, उसके रूप चित्रण के बारे में देखने को मिलता था। गुण दोष, गुण दोष क्या है? कोई भी स्त्री है उसके कोई भी आपके सामने या कोई भी साहित्य उसके अंदर क्या अच्छाइयां हैं क्या कमियां हैं, दोनों के बारे में, गुण व दोष के बारे में भी बातें होती थी। किसके बारे में? गुण या दोष दोनों के बारे में भी बातें होती थी। रीति प्रकार, अलग अलग प्रकार के आपके सामने जो साहित्य के अंदर ग्रामर से अलंकारों से संबंधित जो चीजों का प्रयोग किया जाता था। आदि का विशद विवेचना और उसी के आधार पर काव्य की रचना की गई। मतलब जो जितने भी जो साहित्यकार थे इन सभी जो नियमों का प्रयोग किया गया, अलग अलग प्रकार के रस हो गए, चाहे अलंकार हो गया, चाहे नायिका भेद हो गया, चाहे गुण दोष हो गया, चाहे रीति प्रकार हो गए, इन सभी चीजों को आपके सामने साहित्य के अंदर प्रयोग किया गया। इस काल के प्रमुख आचार्य कवि जैसे केशवदास बिहारी भूषण ने रीति सिद्धांतों को अपने काव्य में निरूपित करने का काम किया। क्या क्या? जो अलग अलग प्रकार के आचार्य हैं, जैसे केशवदास का उसमें नाम आता है, बिहारी का नाम आता है और भूषण का नाम आता है, उन्होंने क्या किया? रीति सिद्ध को अपने काव्य में निरूपित किया। क्या क्या है? जो रीति सिद्ध मतलब जो साहित्य के अंदर जो अलंकार, रस, नायिका भेद जैसे आपके सामने जो साहित्य के जो सिद्धांत होते हैं उनको अपने साहित्य के अंदर अपनाने का काम किया। समझ में आ गया? तो ये जो अलग अलग प्रकार के साहित्यकार हैं इन्होंने अपने जो साहित्य के अंदर जो रीति नियम कायदे होते थे उनको अपनाने का काम किया गया। रीतिकालीन साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियां क्या होती हैं? पहला होता है श्रृंगार प्रधानता। रीति काल में श्रृंगार की प्रधानता रही, मतलब जो रीति काल का समय रहा उसके अंदर आपके सामने श्रृंगार रस, प्रेम की भावना से संबंधित जो साहित्य है उसकी अधिक से अधिक रचना की गई। किससे संबंधित? प्रेम भावना से संबंधित जितना भी साहित्य है उसकी रचना ज्यादा से ज्यादा की गई। विशेषकर राधा कृष्ण के प्रेम से संबंधित। किससे संबंधित? आपके सामने भगवान श्री कृष्ण है और राधा जी है, उनका जो प्रेम किस प्रकार से था इससे संबंधित आपके सामने साहित्य की रचना की जाने लग गई। नायिका भेद, जो आपके सामने जो कोई भी स्त्री होती है उसके रूप चिंतन से संबंधित आपके सामने साहित्य की रचना की जाने लगी। और संगारिक प्रेम भाव से संबंधित आपके सामने जो साहित्य है उसका संजीव चित्रण देखने को मिला। किसका? उसका वास्तविक चित्रण देखने को मिला। संयोग और वियोग दोनों पक्षों का कलात्मक वर्णन भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? संयोग और वियोग, मतलब जब कोई प्रेमी और प्रेमी तो आपके सामने उनमें मिलन होता है तो संयोग रस, और वियोग जब अलग जाते हैं तो अलग होता है तो उसको वियोग रस, दोनों का आपके सामने विशेषता से या विशेष रूप से आपके सामने प्रयोग किया जाने लगा। किसका? संयोग रस का और वियोग रस, दोनों के दोनों रसों का आपके सामने विशेषकर प्रयोग किया जाने लग गया। अलंकार प्रधानता, इस युग में अलंकार का अत्यधिक प्रयोग हुआ। मतलब ये जो आपके सामने युग है इसके अंदर अलंकारों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया। अलग अलग प्रकार के जो अलंकार हैं उनका बहुतायत मात्रा में प्रयोग किया जाने लगा। जैसे उपमा, रूपक व अनुप्रास व यमक जैसे अलंकारों से काव्य को अलंकृत किया गया। कैसे? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास और यमक अलंकार जैसे जो प्रमुख अलंकार हैं इनका आपके सामने साहित्य के अंदर प्रयोग किया जाने लगा है। कौन सा? जो साहित्य होता है इसके अंदर जो अलग अलग प्रकार के अलंकार है, उपमा, रूपक, अनुप्रास व यमक जैसे अलंकार हैं, इन सब अलंकारों का खूब प्रयोग किया जाने लग गया था। कहीं कहीं पर आपके सामने अलंकारों की अधिकता से भाव गुण हो जाता था। मतलब अलंकारों का इतना प्रयोग कर लिया जाता था कि जो वास्तविक भावना आनी चाहिए, क्योंकि अलंकारों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ताकि आप जो भी कोई भी साहित्य होता है उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश कर सको। कैसा प्रयोग कर सको? कोई भी साहित्य होता है उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश कर सको। इसीलिए जो साहित्य होता है उसकी जो वास्तविक भावना आ जाती है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। समझ में आ गया? तो अलंकारों की अधिकता के कारण जो भावना है वो कहीं ना कहीं आपके सामने पीछे छूट रही थी। अगले वाला पॉइंट है नायिका भेद का विवेचना होना। नायिका के प्रकार, अवस्थाएं, भाव, भंगिमाओं का सूक्ष्म विश्लेषण इस काल की विशेष प्रवृत्ति रही। मतलब जो नायिका है, कौन? जो नायिका है आपके सामने, उनके कितने प्रकार हुआ करते थे, उनकी अवस्थाएं और भाव भंगिमाएं, मतलब किस प्रकार की वो कृत्य करती थी कि राधा के आपके सामने, राधा जी कैसे कैसे आपके सामने जो
राधा माता राधा के बीच में और भगवान कृष्ण के बीच में कैसे प्रेम था, कैसे सजा करती थी, किस किस अवस्थाओं में रहा करती थी, उसके बारे में आपके सामने विशेष रूप से बात किया गया है। काव्य में सौंदर्य वर्णन अत्यंत कलात्मक रूप से देखने को मिलता है। जो काव्य है उसके अंदर सौंदर्य का कि जो बात किया गया है उसमें बहुत ही ज्यादा कलात्मक रूप देखने को मिलता है। कैसा रूप देखने को मिलता है? कलात्मक रूप देखने को मिलता है। कैसा? कलात्मक रूप देखने को मिलता है। दरबारी कवि, अधिकांश कवि राजश्रय प्राप्त करते थे। जो अधिकारी कवि हुआ करते थे आपके सामने, वो राजा के आश्रय में काम करते थे। क्या काम करते थे? जो कोई भी राजा होता है उसके आश्रय के अंदर अपना जो साहित्य उसकी रचना क्या करते थे। अंत दरबार की प्रशंसा करना राजा की वीरता व विलासिता का चित्रण देखने को मिलता है। क्या होता है? जो दरबार है, जो लेखक है, वो आपके सामने जो अपनी राजा की खूब प्रशंसा किया करते थे कि उन्होंने ये युद्ध जीत लिया, इस प्रकार का जीवन जीते थे, भोग विलासिता कैसी हुआ करती थी, उसके बारे में वो खूब चित्रण किया करते थे। समझ में आ गया? तो राजा के आश्रय में लिखते थे भाई अब कोई भी आपको कोई काम करने के प्रति 2 पैसा देगा तो आप बढ़ाई करोगे, वो इसके प्रति उनका काम यही था बढ़ाई करने का। तो अधिकतर राजा के आश्रय में काम किया करते थे और उनकी खूब वीरता की, साहस की खूब बढ़ाई हुआ करती थी। ब्रज भाषा का प्रयोग, कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था? ब्रज भाषा का। रीति काल में ब्रज भाषा साहित्य प्रमुख रहा जिसमें मधुरता, सरलता और श्रृंगार रस प्रभावी बनाए। मतलब रीति काल के अंदर जो ब्रज भाषा है उसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाने लग गया। प्रेम भाव से, समसरता से और श्रृंगार रस को बहुत ज्यादा प्रयोग होता था। किसकी? मधुरता से साहित्य की रचना की जाती थी और सभी लोगों को साथ लेकर आपके सामने साहित्य का, श्रृंगार रस का, कौन से रस का? श्रृंगार रस का विशेष रूप से प्रयोग किया जाने लग गया। अगले वाला पॉइंट है रीति ग्रंथों की रचना। इस युग में काव्य शास्त्र संबंधित अनेक रीति ग्रंथों की रचना हुई। मतलब ये जो काल रहा इसमें काव्य शास्त्र से संबंधित अनेक प्रकार के जो रीति ग्रंथ हैं, जो किस प्रकार से साहित्य की रचना की जानी चाहिए, इस प्रकार के जो ग्रंथ होते हैं उनकी रचना देखने को मिली। जिसमें काव्य को नियमों का विस्तृत वर्णन है। मतलब कोई भी काव्य की रचना की जाए तो उसको किस किस प्रकार से रचित किया जाना चाहिए, इस प्रकार के जो काव्य के नियम होते हैं उनका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाने लग गया। क्या किया जाने लगा? उनका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा रहा था। भाव की उपेक्षा कला पर बल। रीति काल में भाव की उपेक्षा काव्य कला और शिल्प पर अधिक ध्यान दिया गया। मतलब रीति काल होता था, इसमें भावनाओं पर जोर नहीं था। समझ में आ गया? बल्कि काव्य कला, मतलब किस प्रकार से साहित्य की रचना की जानी चाहिए, उसमें अलंकार, छंद और इन सब चीजों का प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाने लग गया। काव्य सौंदर्य की तकनीक को परखा गया। मतलब किस प्रकार से जब साहित्य की रचना की जाए तो किस तरीके से साहित्य को अपन और बेहतर बना सकते हैं और बढ़िया बना सकते हैं, उस पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जा रहा था। समग्र मूल्यांकन की बात करें, रीतिकालीन साहित्य अलंकार और श्रृंगार की दृष्टि से समृद्ध है। मतलब रीतिकालीन साहित्य है ना, ये अलंकारों का इसमें बहुतायत में प्रयोग होता था और श्रृंगार रस का बहुत ज्यादा प्रयोग होता था। कौन सा? अलंकारों का और साहित्य श्रृंगार रस का, दोनों के दोनों रसों का आपके सामने खूब प्रयोग किया जाता था। कौन से का? अलंकारों का, और जो श्रृंगार रस है उसका प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता था। यद्यपि सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना उपेक्षाकृत कम थी, लेकिन जो समाज की बात थी और जो राष्ट्रीयता की भावना, मतलब समाज में लोग कैसे रहते थे, उनका जीवन यापन कैसा था, इसके बारे में बहुत कम बात होती थी। राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रभक्ति की बात, सारे के सारे संपूर्ण भारत देश की बात बहुत कम हुआ करती थी। लेकिन फिर भी भाषा, शैली और काव्य कला का विकास इसी काल में हुआ। लेकिन कोई भी भाषा है, जैसे ब्रज भाषा हो गई, हिंदी भाषा, इन सब प्रकार की क्षेत्रीय अवधी भाषा, इन सब भाषाओं का यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज्यादा विकास हुआ। साहित्य को लिखने की शैली, इस एक बेहतर साहित्य आप कैसे लिखा जा सकता है, इस प्रकार की शैली का भी आपके सामने जो विकास किस कहां पर होता है, आपके सामने रीति काल के अंतर्गत होता है। निष्कर्ष की बात करें, रीति काव्य वह काव्य शैलीगत व्यवस्था है जिसके आधार पर रीतिकालीन साहित्य का निर्माण होता है। मतलब रीति काव्य क्या है, इस प्रकार से एक शैली के हिसाब से लिखे जाने वाली व्यवस्था होती है जिसके आधार पर रीतिकालीन साहित्य का निर्माण होता है। क्या होता है? जो रीतिकालीन साहित्य है उसका निर्माण होता है। श्रृंगार प्रधान, अलंकारिता, नायिका भेद और दरबारी प्रवृत्ति और ब्रज भाषा का माधुर्यता देखने को मिलता है। क्या होती है? श्रृंगार रस का प्रयोग होता है, अलग अलग प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, नायिका भेद, जो आपके सामने महिलाओं से संबंधित जो साहित्य होता था उनकी रूप चित्रण की बातें इसी काल में देखने को मिलती है।
इसी तरीके से हिंदी साहित्य की काव्य शिल्प और अपनी भाषा समृद्धि के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समय था। तो बच्चों, ये था आपका जो रीति की विवेचना को प्रस्तुत करते हुए रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख पद्धतियों के बारे में अपन पढ़ा। कैसा लगा वीडियो, जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। पद्माकर रीति काल के उत्तरवर्ती प्रमुख कवियों में गिने जाते थे। जो पद्माकर है वो रीति काल के जो उत्तरवर्ती मतलब रीति काल के बाद में जितने कवि हुए प्रमुख, उन सभी कवियों में किसका नाम गिना जाता है? पद्माकर का नाम गिना जाता है। वे आचार्य वर्त, अलंकार प्रयोग तथा काव्य कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। मतलब अपने आचार्य वर्त, मतलब आचार्य वर्त कौन? आचार्यत्व कौन होता है? वो व्यक्ति जो उस प्रकार के साहित्य की रचना करे कि सभी लोग उसको फॉलो करें, वो आचार्यत्व के नाम से जाना जाता है। ऐसे मान लो गुरु टाइप व्यक्ति थे एकदम, है ना। उन्होंने अपने साहित्य के अंदर बहुतायत में अलंकारों का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? अलंकारों का बहुतायत में प्रयोग किया तथा काव्य कौशल के लिए प्रसिद्ध है। और अपने प्रकार का जो साहित्य, उन्होंने अपने जो साहित्य की रचना की उसमें काव्य कौशल, मतलब इस प्रकार का साहित्य की रचना की गई जिससे उनका जो काव्य है उसका कौशल बहुत देखने को मिलता है। उनके काव्य में केवल श्रृंगार रस नहीं बल्कि भक्ति व वीर रस भी सशक्त रूप से अभिव्यक्त होते हैं। मतलब उनके द्वारा जो काव्य की रचना की गई उसमें सिर्फ श्रृंगार रस ही नहीं बल्कि भक्ति व वीर रस का भी बहुतायत में प्रयोग किया गया। कौन से रस का? भक्ति रस का और वीर रस का भी बहुतायत में प्रयोग किया गया है। अच्छे से समझ लेना। प्रेम रस की भी बात करते थे, ईश्वर की भक्ति की बात करते थे और साहस व ओजस्व पूर्ण भावना की भी बात करते थे। तीनों के तीनों प्रकार का साहित्य की रचना साहित्य इनके हिंदी साहित्य में देखने को मिलता है। इसी कारण कहा जाता है पद्माकर के काव्य में श्रृंगार, भक्ति व वीर रस की त्रिवेणी प्रभावित होती है। इसलिए कहा जाता है पद्माकर है, इनके काव्य में श्रृंगार रस भी देखने को मिलता है, भक्ति रस भी देखने को मिलता है और वीर रस भी देखने को मिलता है। तीनों के तीनों रसों की त्रिवेणी यहाँ पर प्रभावित होती है। क्या होती है? तीनों के तीनों रसों की त्रिवेणी है वो प्रभावित होती नजर आती है। पहला पॉइंट है श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति। रीतिकालीन परंपरा के अनुरूप पद्माकर के काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है। मतलब जैसे और अन्य रीतिकालीन कवि हुए उसी के हिसाब से आपके सामने जो पद्माकर है इनके काव्य में श्रृंगार रस बहुतायत में देखने को मिलता है। कौन सा रस? श्रृंगार रस आपके सामने उसका प्रयोग बहुतायत में देखने को मिलता है, क्योंकि रीतिकाल के जितने भी कवि सब ने कहीं ना कहीं आपके सामने श्रृंगार रस का तो प्रयोग किया था। तो इसीलिए आपके सामने भाई जो पद्माकर है इन्होंने भी अपने साहित्य में श्रृंगार रस का प्रयोग बहुतायत में किया है, बहुत ज्यादा किया है। पहला पॉइंट है इसके अंदर, इनके साहित्य के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है? नायिका भेद। क्या देखने को मिलता है? स्त्री के द्वारा अलग अलग प्रकार के जो आपके सामने जो किस किस प्रकार के कृत्य किए जाते हैं या फिर आपके सामने कैसा उनका रूप चित्रण है, कैसी उनकी अवस्थाएं होती हैं, उसके ऊपर आपके सामने जो साहित्य की रचना की जाती है। भाई पहले जो कोई भी रानी हुआ करती थी उसका कैसा रूप रंग कैसा था, है ना, वो उनका प्रेम किसी के साथ कैसा हो, तो इस प्रकार की जो बातें की जाती है उनको नायिका भेद के नाम से जाना जाता है। सौंदर्य वर्णन का भी प्रयोग किया गया कि किस प्रकार का जो सौंदर्य है वो उनका देखने को मिलता था। और प्रेम रस में संयोग व वियोग रस भी देखने को मिलता था। कौन सा? प्रेम रस में जो संयोग और वियोग रस है वो आपके सामने उसकी भी बात यहां पर देखने को मिलती थी। इन सभी के कारण अत्यंत संजीव और अलंकार पूर्ण चित्रण किया गया। मतलब इनके द्वारा जो साहित्य की रचना की गई है वो बहुत ही ज्यादा सजीव कैसा होता है भाई? आपके सामने एकदम जीवित, और उसमें बहुतायत में अलंकारों का प्रयोग हुआ है। कैसा साहित्य की रचना हुई है? बहुत ज्यादा, जिसमें जीवित अलंकारों से परिपूर्ण आपके सामने इन्होंने अपने साहित्य की रचना की है। राधा कृष्ण के प्रेम व नायिका के श्रृंगारीय भावों की कोमलता व मधुरता स्पष्ट होती है। क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण और जो राधा जी हैं उनके प्रेम की भावना और जो नायिका है उनके जो श्रृंगार रस में जो अलग अलग प्रकार के जो भाव है उसमें कोमलता और जो मधुरता देखने को मिलती है उसके बारे में बात की गई है। उनका सौंदर्य चिंतन में कल्पना और भाव सघनता दोनों का सुंदर संयोजन है। मतलब उनका जो सौंदर्य चिंतन है, सौंदर्य चिंतन मतलब कैसे जो आपके सामने जो प्रेम रस में जो सौंदर्य होता है उसकी कल्पना करना, और भाव सघनता मतलब भावनाओं से परिपूर्ण साहित्य की रचना की गई है। भक्ति भाव की अभिव्यक्ति। पद्माकर के काव्य में कृष्ण भक्ति व ईश्वर समर्पित की भावना भी दिखाई पड़ती है। मतलब जो पद्माकर हैं उनके साहित्य में जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना भी दिखाई पड़ती है। किसके प्रति? जो काव्य में जो भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है और उनका ईश्वर के प्रति जो समर्पण दिखाई पड़ता है कि वो ईश्वर को कितना माना करते थे, किस प्रकार से मानते थे, उनकी जो ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना भी दिखाई देती है।
पहला पॉइंट है भक्ति में आस्था। कैसे वो भगवान की भक्ति करते थे पद्माकर, और अपने भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य देव, अपना सब कुछ मानते थे। तो अपने भगवान की भक्ति में आस्था, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, जो भगवान है उनके प्रति उनका पूर्ण समर्पण का भाव दिखाई पड़ता था। कैसा भाव? पूर्ण समर्पण का भाव दिखाई देता था। और आध्यात्मिक अनुभूति, आध्यात्मिक अनुभूति क्या होती है भाई? आपके सामने ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए जो जतन किए जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, वो इन्होंने अपने जो साहित्य है उसके अंदर दिखाया है। उन्होंने भक्ति पूर्वक रचनाओं में श्रद्धा और प्रेम का सुंदर मेल है। मतलब उन्होंने जो अपनी भगवान के लिए साहित्य की जो रचना की गई, उसमें भक्ति में श्रद्धा और प्रेम दोनों चीजें दिखाई देती हैं। क्या? भगवान के प्रति जो श्रद्धा होती है वो भी दिखाई पड़ता है, और प्रेम की भावना भी दिखाई देती है। किसकी? श्रद्धा और प्रेम दोनों की भावना दिखाई देती है। ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा रखते थे वो भी दिखाई देती है, और उनका प्रेम होता है वो भी दिखाई देता है। यहाँ प्रेम लौकिक न होकर अलौकिक रूप से ग्रहण करता है। मतलब यहाँ प्रेम होकर सिर्फ आपके सामने दो व्यक्तियों का जो प्रेम होता है वही लौकिक, मतलब इस संसार का, पृथ्वी लोक पर जो प्रेम है वही नहीं, बल्कि पृथ्वी से ऊपर ईश्वर या आपके सामने जो स्वर्ग, या आपके सामने स्वर्ग का जो प्रेम होता है उस तक की बात करी। मतलब 7 जन्म वाला प्रेम की बात करी गई है। वीर रस की प्रधानता, पद्माकर ने वीर रस को भी प्रभावशाली चित्रण किया है। उन्होंने वीर नायकों के पराक्रम, युद्ध गौरव और राष्ट्र भावना को यशस्वी प्रस्तुत किया है। तो पद्माकर है, उन्होंने अपने साहित्य में सिर्फ प्रेम की ही बात नहीं की, भक्ति की बात नहीं की, बल्कि साहस की भी बात की। कौन सा रस दिखाई देता है? वीर रस की प्रयोग मुख्यतः दिखाई देता है। कौन सा रस का प्रयोग? वीर रस का प्रयोग बहुतायत में प्रयोग होता है। अनेकों अनेक वीर नायकों के पराक्रम, युद्ध गौरव और राष्ट्र भावना, रक्षा की भावना को ओजस्वी भाषा में प्रयोग किया है। कैसे? जो अनेकों अनेक आपके सामने वीर नायक हैं। कैसे नायक हैं? जो वीरता वाले नायक हैं, जो आपके सामने युद्ध लड़ाई करते हैं, पराक्रम की भावना है, उसकी भावना भी बहुत ही ओजस्व के साथ उन्होंने प्रयोग किए, अपनी भावनाओं को प्रस्तुत किया है। उनकी भाषा में ओज और उत्साह का संचार है। मतलब उन्होंने जो साहित्य की रचना की उसमें ओजस्व, साहस की भावना है, और आप जब पढ़ते हो तो आप खुद ही अंदर से उत्साहित महसूस करते हो। क्योंकि भाई युद्ध के बहुत ज्यादा प्रयोग किया, भाई वो राजा उठे युद्ध लड़ियो, यू उठे लड़ियो, यहाँ को आपके सामने युद्ध की बात की गई है। बहुत ही ज्यादा तेजस्वी साहस की भावना और वीरता के साथ जो साहित्य है उसकी रचना देखने को मिलती है। कला पक्ष की विशेषताएं, ब्रज भाषा का मधुर प्रयोग। कौन सी भाषा? जो ब्रज भाषा होती है उसका बहुतायत में प्रयोग किया गया है। अलंकारों की बहुलता, मतलब बहुत सारे जो अलग अलग प्रकार के जो अलंकार हैं उनका बहुतायत में प्रयोग किया गया है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया गया है। अलग अलग प्रकार के छंदों की विविधता, अलग अलग प्रकार के जो छंद हैं उनको विविधताओं में प्रयोग किया गया है। भावनाकुल, मतलब इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है कि जिससे भावनाएं हैं वो व्यक्त होती हैं। रीतिकालीन काव्य के अंदर आपके सामने सभी प्रमुख तत्व उनके काव्य में समावित है। मतलब रीतिकाल के अंदर सबसे प्रमुख कवियों में से एक थे। जितने रीतिकालीन कवि हुए उनके द्वारा जिस जिस प्रकार का साहित्य की रचना की गई, उनके काव्य की जो जो खूबसूरती थी, सब की सब खूबसूरती इनके साहित्य में भी देखने को मिलती है। समग्र मूल्यांकन, पद्माकर काव्य के में श्रृंगार की कोमलता, भक्ति व श्रद्धा और वीरता की तेजस्वी भावना देखने को मिलती है। मतलब पद्माकर ने जो काव्य लिखा उसमें श्रृंगार रस की भावना है, कोमलता है, प्रेम देखने को मिलता है, भक्ति व श्रद्धा, ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहने की भावना, और वीरता की जो ओजस्व की भावना वो देखने को मिलती है। वो अगर अपन इनकी बात करें तो सिर्फ वीर रस के कवि नहीं, बहुआयामी कवि के रूप में भी हम उनको जानते हैं। तो यह पद्माकर के काव्य की प्रमुख आपके सामने श्रृंगार, भक्ति व वीर रस की त्रिवेणी के बारे में अपने चर्चा की। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। भी आप जरूर से ज्वाइन कर लेना। और जो गेस्ट पेपर होते हैं इनके वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना आपको। तो चलो शुरू करते हैं आपको। तो देखो, जो हम सब जानते हैं जो कवि भूषण हैं, इन्होंने अपनी जितनी भी कविताएं लिखी हैं ये किस समय के कवि रहे हैं? जिस समय जो भारत है वो मुगलों से या फिर जो विदेशी आक्रांताओं थे ना, उनसे पूरी तरीके से क्या था, पीड़ित था, उसमें अपने चरम सीमा पर था। जो विदेश जो मुस्लिम जो आक्रांताएं हैं वो क्या के भारत पर उत्पीड़न कर रहे थे, उस समय इन्होंने अपनी कविताओं को लिखा, और इनकी कविताएं हैं वो पूरी तरीके से जो वीर रस है जो उनसे भरी हुई हैं। तो इस चीज़ के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा दिखाया है। तो कवि जो भूषण है उनके राष्ट्रीय भक्ति, वीरता और स्वाभिमान आपको है वो
देखने को मिलता है। ये ऐसे कवि थे जिन्होंने जब भारत मुगल है वो भारत पर आक्रमण कर रहे थे और विदेशी आक्रांताओं का अत्याचार ग्रस्त था, उस समय इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से भारत के जो लोग हैं उनके अंदर देश प्रेम व राष्ट्र प्रेम को और स्वदेश की चेतना को भरने का इन्होंने क्या किया, बहुत अच्छे से कार्य किया है। अब इन्होंने जो जो कविताएं लिखी हैं उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या रही हैं वो अपन वो देखेंगे। तो इनका जो पहली विशेषता ये थी कि राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश प्रेम। तो ये जो कविताएं लिखते थे इनके अंदर आपको राष्ट्रीय चेतना व स्वदेश प्रेम देखने को मिलता था। इनका ये कहना था कि हमारी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करना चाहिए हमें अपने। साथ के साथ इन्होंने शिवाजी छत्रसाल जैसे वीरों के माध्यम से विदेशी शासन के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। मतलब इन्होंने अपनी काव्य में जो अपने स्वदेशी जो योद्धा हुए हैं उनके बारे में लिखा, उनका उदाहरण दिया, लोगों को समझाने का प्रयास किया कि आप देखिए ऐसे योद्धाओं के कारण ही हमारा देश है वो क्या हो सकता है, इन विदेशी आक्रांताओं से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो इससे क्या हो, लोगों को और ज़्यादा जो स्वदेशी भावना जागी और राष्ट्रभक्ति की भावना में ओतप्रोत हुए। जैसे कि इनका उदाहरण है, जोरो थरेऊ मुड प्रथम हूँ सोही सो दू युद्ध में डरे। तो इन्होंने कहा जोरो थरेऊ मुड प्रथम ही, मतलब इन्होंने कहा अगर दुश्मन है वो मेरे 100 बार भी अगर सर काट ले, 100 युद्ध में डरे तो भी मैं क्या है युद्ध में 100 दुश्मनों को मार दूंगा। मतलब इन्होंने कहा कि अगर दुश्मन है वो अगर मेरी पर सिर भी काट ले, सिर भी काटने का डर हो तो भी मैं 100 दुश्मन युद्ध में लड़ने के लिए जाऊंगा और युद्ध में 100 दुश्मनों को तो ढेर कर दूंगा। इनका अर्थ ये था कि चाहे मृत्यु का मुझे कोई भी डर नहीं है, अगर चाहे कितना भी दुश्मन खतरनाक हो सामने, लेकिन फिर भी मैं युद्ध भूमि में लड़ने के लिए जरूर से जाऊंगा। इनका अर्थ यही था। अगले वाला पॉइंट है वीर रस की प्रधानता। तो भूषण ने वीर रस से और तेज व उत्साह प्रथम था। वीर रस का आपको पता है उत्साह हो गया या फिर देशभक्ति हो गया, जो साहस का जो रस होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, वीर रस। तो इनकी कविताएं हैं भाई उसी समय लिखी हैं तो उनके वीर रस तो होना ही था। जैसे कि इन्होंने कविता लिखी है कवित समुझे, जैसे कि कवि ने जो उनका एक दोहा है कि कवित समुझे के खल करतूत करे बिन मूल मलिन मत भारी। तो इन्होंने किसी महिला के बारे में, किसी स्त्री की जो सुंदर सौंदर्य है उसके बारे में लिखा है कि कवित समुझे के खल कर्त करतूत। मतलब कवि है वो कहते हैं कि कोई भी स्त्री है या कोई भी व्यक्ति है उसकी सुंदरता को देखकर हम उसके दुर्व्यवहार, उसका कैसा व्यवहार उसके बारे में नहीं समझ सकते हैं। जैसे कि करे बिन मूल मालिन मत भारी, मतलब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मूल यानी मूल का अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है, जो पेड़ की जड़ होती है उससे लिया गया है कि जैसे कि हम किसी पेड़ की जड़ को देखकर ये नहीं बता सकते कि वो फूल कैसा होगा, उसका फूल कैसा होगा। अगला है भूषण बखानत छत्रपति जसू नभ बीची जू चमके नारी। तो इन्होंने कहा है कि हे भूषण जो छत्रपति शिवाजी हैं उसका बखान है वो पूरे नभ के अंदर भी चमक रहा है। तो यहाँ पे नभ दिया गया, इसके अंदर भी चमक रहा है। तो यहाँ पर जो 76 साल हैं उसके जो योद्धा रूपी चीज़ को उन्होंने दर्शाया है। साथ के साथ इन्होंने उनकी सुंदरता के ऊपर भी लिखते हुए उनके योद्धा रूप को भी समझाया है, उनके साहस को भी समझाया है। तो ये इनकी वीरस की प्रधानता की कुछ दोहे हैं, कविताएं आपको देखने को मिलती हैं। वीरों की स्तुति और महिमा गान। तो इन्होंने क्या किया है, जो कवि भूषण है इनके द्वारा शिवाजी हो गए, छत्रसाल हो गए और अन्य जो राष्ट्रीय नायक हैं उनके वीरता से संबंधित जितनी भी नीतियां हो गई, धर्म रक्षा के लिए उन्होंने जो कार्य किए, इन्होंने कितने बड़े योद्धा रहे, युद्ध भूमि में कैसे इन्होंने युद्ध लड़े, कैसे विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ अपने अभियान चलाए, इस सब चीज़ों के बारे में इन्होंने लिखा है, उनका गुणगान किया है। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे शिवा भूषण, छत्रसाल भूषण व शिवराज भूषण। तो इन सब रचनाओं में उन्होंने इन वीरों की क्या रणनीति, पराक्रम और देशभक्ति का वर्णन किया है। अब बढ़ते अगले नंबर 4 नंबर पॉइंट की तरफ।
ओजपूर्ण भाषा और शैली। तो भूषण की जो भाषा है वो पता है आपको ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा जो कृष्ण भगवान की भक्ति से संबंधित है। लेकिन ब्रज भाषा होते हुए भी इन्होंने जो ओजपूर्ण तत्कालीन भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम है। भाषा एक क्षेत्रीय भाषा है, लेकिन इसके अंदर आपको ओजपूर्ण मतलब एक साहसिक भावना देखने को मिलेगी। और अपनी जो भावनाओं को है इन्होंने बहुत अच्छे से व्यक्त किया है। इन्होंने अनुप्रास अलंकार, यमक व उपमा आदि अलंकारों का अच्छे से प्रयोग किया है। तो इनके जो काव्य शैली आपको इसके अंदर अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार व उपमा अलंकार देखने को मिलेगी। अगले वाला पॉइंट है धार्मिक और नैतिक पक्ष। तो कवि भूषण है, इन्होंने काव्य में धर्म, नीति और न्याय की स्थापना देखने को मिलती है। इन्होंने बताया है कि जो हमारा समाज है या फिर हमारा जो धर्म है, हमें अपने धर्म के लिए संघर्ष करना चाहिए। हमारा धर्म ही हमारा जो सम्मान है, हमारा ही संस्कृति है। तो हमें अपनी संस्कृति धर्म के लिए क्या करना चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए। अपने स्वदेश प्रेम के लिए हमें युद्ध में उतरना चाहिए। और जो व्यक्ति हमारे धर्म के खिलाफ है या हमारे धर्म की निंदा करता, हम उसके विरोध करते हैं। तो इन्होंने अपने धर्म की को रक्षा के हेतु सर्वप्रथम व संघर्ष के महत्वपूर्ण माना है। अगला पॉइंट निष्कर्ष की बात करें, भूषण का कार्य सिर्फ साहित्य नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति के भी महत्वपूर्ण है। तो आपको पता है कवि भूषण है, इनका सिर्फ ये साहित्य नहीं है बल्कि आप ये समझ लो राष्ट्रभक्ति से अरोत-परोत एक पूरी पुस्तक है। इन्होंने अपने शब्दों की तलवार की धार और तीव्र किया, मतलब इन्होंने अपने शब्दों का प्रयोग एकदम तलवार की धार की जैसे एकदम बहुत ही धारदार रखे। राष्ट्र के प्रति इनका समर्पण की प्रशंसा और विदेशी शासन के प्रति विरोध, इन सब गुणों के कारण ही भूषण को वीर रस के अद्वितीय राष्ट्रीय चेतना के अरोत-परोत कवि कहा गया है। तो हम सब जानते हैं जो कवि भूषण है, इन्होंने अपने राष्ट्रभक्ति इन्होंने दिखाई, ठीक है। इन्होंने वीर रस का अच्छे से प्रयोग किया और इनका विदेशी शासन के खिलाफ जो विरोध था, यही सब चीज़ गुण है इनको क्या बनाती हैं, वीर रस का अद्वितीय कवि और राष्ट्रीय चेतना का इन्होंने अद्वितीय कवि कहा गया है। तो यही है कि कवि भूषण के अंदर आपको जो इन्होंने जितने भी कविताएं लिखी, जितने भी इन्होंने अपने लेख लिखे हैं, इसके अंदर आपको वीर रस की प्रधानता मिलती है। इन्होंने क्यों मिलती है, सबसे ज़रूरी चीज़ यही है क्योंकि इनका जो इन्होंने जब अपना लेखन लिखना शुरू किया उस समय जो मुगल शासक था, औरंगजेब था, ये सब और जो मुस्लिम आक्रांताएँ थे या बाहरी आक्रांताएँ थे, इन्होंने भारत पर अत्याचार कर रखा था। वो हमारे धर्म लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, हिंदुओं को चुन चुन कर मार रहे थे, या जो उस समय के जो अपना धर्म था, हमारा धर्म था, हमारे जो स्वदेशी लोग थे वो सभी क्या हतोत्साहित हो रहे थे। तो उस समय कवि भूषण निकल कर आए और हमारे जो राष्ट्रीय नायक थे उस समय, जो बड़े बड़े योद्धा हुए, राजा हुए, जिन्होंने जो विदेशी आक्रमणकारी थे इनके खिलाफ युद्ध लड़े, तो उनके बारे में इन्होंने लिखा, लोगों को समझाने का प्रयास किया, स्वदेश प्रेम के बारे में बताया, राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत की, साथ के साथ लोगों को ये बताया कि हम भी सक्षम हैं विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए। तो ये है पूरा का पूरा आपका कवि भूषण के बारे में। आपको मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए थर्ड सेमेस्टर का हिंदी साहित्य का जो पेपर होता है रीति काव्य, उससे संबंधित मैं आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्नों की पूरी सीरीज चला रहा हूँ। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, देव आचार्य होने के साथ साथ उच्च कोटि के कवि भी थे, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको देव आचार्य के काव्य के बारे में बताना है, देव आचार्य की काव्य शैली के बारे में बताना है, वो कैसे उच्च कोटि के कवि हुए हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो ये वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चाहे आपके प्रश्न आए निबंधात्मक, चाहे ये प्रश्न आए लघुत्तरात्मक और चाहे प्रश्न आए अति लघुत्तरात्मक, किसी भी रूप में आपको देखने को मिले, आप तुरंत कर दोगे इस प्रश्न को। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ज्वाइन का बटन जो नीचे दिख रहा है आपको चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना है अगर आप करना चाहो तो। और टेलीग्राम में को भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर मैं क्या है गेस्ट पेपर हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, साथ के साथ और भी अपडेट डालता रहता हूँ। तो चलो परिचय की बात करें तो रीति काल के प्रमुख कवि होते थे, उसमें से जो देव आचार्य हैं उनका, देव द्विवेदी हैं, उनका एक प्रमुख स्थान है, ठीक है। इन्हें भी रीति काल के आचार्य कवि कहा जाता है।
क्योंकि इन्होंने जब अपनी रचनाओं में रीति का प्रयोग रस और अलंकार व काव्य शास्त्र है उसके सिद्धांतों को लिखने का कार्य किया है। जो देव आचार्य भी हैं उन्होंने भी क्या है कि ये शुरुआती कवियों में से थी जिन्होंने रीति काल के कवि हैं उनके लिए एक पीछे अपनी एक जो पथ रास्ता छोड़कर जा रहे थे ताकि आने वाले कवि हैं वो सुगम रूप से चल सकें। वे केवल शास्त्र ज्ञाता ही नहीं थे बल्कि उच्च कोटि के कलात्मक कवि भी थे। तो इन्होंने सिर्फ शास्त्र का ही ज्ञान नहीं था बल्कि एक उच्च कोटि के ये कवि भी रहे हैं। इन्होंने अपनी जो कलात्मक है कला है के माध्यम से जो आम जो नागरिक हैं आम नागरिक आम जनता है जो काव्य की रचना को पढ़ती है उनका उन्होंने दिल मोह लिया है अपनी कला के माध्यम से। तो जो कवि देव आचार्य हैं इनका कवि और आचार्य दोनों का रूप देखने को मिलता है। अब कैसा आप देखिए आचार्य के रूप के स्थान पर तो देव ने रीति काव्य परंपरा में काव्य शास्त्र को छोड़कर एक सिद्धांतिक आधार प्रदान किया। तो इन्होंने जो देव आचार्य हैं इन्होंने रीतिकालीन काव्य परंपराओं में काव्य शास्त्र को छोड़कर एक सिद्धांतिक मतलब इन्होंने सिद्धांतों का निर्माण करना शुरू किया। इनकी काव्य में रस श्रृंगार रीति नायिका भेद तथा तत्वों में रस शास्त्र संगत और सटीक रूप से। तो इन्होंने रस का प्रयोग किया अपने जो रस के ऊपर लिखा श्रृंगार के ऊपर नायिका भेद श्रृंगार रस के ऊपर अच्छे से प्रयोग किया और इन सब चीज़ों का जो ये सब रस हैं छंद हैं अलंकार हैं इन सब का विश्लेषण करके एक शास्त्र संगत रूप दिया इन्हें मतलब एक शास्त्र में उकेर दिया सारी चीज़ों को कि कैसे एक किसी भी कवि को श्रृंगार रस के ऊपर बात करनी चाहिए, कैसे रसों का अद्भुत प्रयोग करना चाहिए, कैसे अलंकारों का अद्भुत प्रयोग करना चाहिए। इनकी कविता में शिक्षाप्रद व शास्त्रीय अनुशासन को बांधने का प्रयास किया है। तो इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से जो शिक्षा पर एक शास्त्रीय अनुसंधान है मतलब इन्होंने अपना जो सीखा अपना अनुभव सीखा इन्हें जो ज्ञान था अपने शास्त्र के बारे में कि कैसे रस अलंकार है छंद है इनका प्रयोग करना चाहिए उनको अपने अनुशासन के माध्यम से बांधकर अपनी रचनाओं में लिखा है। उनकी रचनाएं जैसे भवानी विलास भाव विलास अलंकार मंजरी रस ज्ञान ये सभी क्या है काव्य रस के आधारित ग्रंथ हैं। तो आपको सभी को ये नाम याद कर लेना और अपने एग्जाम में जरूर से लिख कर आने हैं। दूसरा पॉइंट है उच्च कोटि के कवि के रूप में विशेषता। तो देव केवल शास्त्रीयता तक ही सीमित नहीं थे बल्कि काव्य सौंदर्य रसात्मकता व कोमलता पर प्रभावशील चित्रण भी देखने को मिलता है। तो कवि देव हैं ये केवल शास्त्रीय कवि नहीं रहे हैं बल्कि इनके काव्य सौंदर्य रसात्मकता व कोमलता भी इनके देखने को मिलती है आपको। इन्होंने श्रृंगार रस के लिए अत्यंत लोकप्रिय हुए। तो इन्होंने जो श्रृंगार रस पर ऐसा कुछ लिखा है कि इनके कारण इन्होंने बहुत ही लोकप्रिय रहे श्रृंगार रस के बहुत ही जाने माने या बहुत ही मजे हुए कवियों के रूप में इन्हें जाना जाता है। विशेषकर संयोग व वियोग की स्थितियों का मार्मिक चित्रण मतलब जब श्रृंगार रस में प्रेमी और प्रेमिका के मिलन की और जो विछड़न की जो स्थितियों के बारे में इन्होंने वास्तविक चित्रण किया है उसके बारे में इनको उनकी स्थितियों का जो मार्मिक जो चित्रण है उसके ऊपर इनका बहुत अच्छी पकड़ थी। ऐसा लगता था कि जैसे इन्होंने वास्तविकता के अनुभव के साथ चित्रण किया है चीज़ों को। नक सिख वर्णन प्रकृति चित्रण भावनात्मक सूक्ष्मता इनकी काव्य शक्ति को दर्शाती है। तो इनके द्वारा जो प्रकृति है उसका चित्रण करना हो गया भावनाओं को अच्छे से दिखाना हो गया इन सब चीज़ों को इनकी जो काव्य शक्ति है उस पर पकड़ को दिखाती है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे तो इन्होंने अगर आप हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे ये है श्याम सो कौन कहो कौन सखीरी पिए बिनु बिरखन कान्हे। तो इन्होंने कहा कि श्याम सो कौन तो इन्होंने जो सखी एक सखी है वो दूसरी सखी से कह रही है कि श्याम सा कौन। तो इन्होंने कहते हैं कि इस संसार में श्याम भगवान श्री कृष्ण जैसा और कौन है पिए बिनु बिरखन कानी और मेरी हालत है वो पिया बिना श्री भगवान श्री कृष्ण बिना ऐसी हो गई है जैसे कि जल बिनु कमल मतलब बिना जल के जो कमल है वो कैसे मुरझा जाता है जैसे पिया बिनु तनु बिनहि वैसे ही मेरा शरीर है वो पिया बिना ये भगवान श्री कृष्ण के वियोग से हो गया है। भाषा व शैली की विशेषता तो जो देव आचार्य हैं इनकी भाषा व शैली है इनकी भाषा कैसी रही है ब्रज भाषा रही है और ब्रज भाषा में भी इन्होंने क्या सरलता से और कोमलता व माधुर्यता के साथ
लिखा है। तो रीतिकालीन कवि हैं वो आपको लगभग कैसे ही है, ब्रज भाषा के ऊपर लिखा है और इनकी भाषा में यही मधुरता देखने को मिलती है, साथ के साथ बहुत ही क्षेत्रीय भाषा रही है, तो सरलता से हर व्यक्ति को समझ में आ गई और कोमलता भी देखने को मिलती है, क्योंकि श्रृंगार रस का इन्होंने बहुत अच्छे से प्रयोग किया है। शैली की बात करें तो अलंकारिक, मतलब अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग इनका देखने को मिलता है। शास्त्रीयता भी देखने को मिलती है, साथ ही देखने को मिलती है भावपूर्ण भावनाएं। तो क्योंकि आपको पता है शैली है वो अलंकार से भरी हुई है, शास्त्रों का भी निर्माण किया है, और वो सिर्फ शास्त्रों तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि भावनाओं का भी सजीव प्रयोग करने का प्रयास किया है। अगले पॉइंट की बात करें छंदों का प्रयोग, तो इन्होंने अपने जो कविताएं हैं, रचनाएं हैं, शास्त्र हैं, उसके अंदर छंदों का बहुत अच्छे से प्रयोग किया, जिसके अंदर दोहा रचना, कवित्व व सवैया रचना का प्रयोग किया है। तो इससे क्या होगा कि आगे आने वाले कवि हैं, इन्होंने सीखा इनसे कि दोहे को अद्भुत तरीके से कैसे रचना करते हैं, कवित्व को और सवैया को कैसे सजाते हैं, ताकि जो जनता है, जो सुनने वाले जो श्रोता हैं, उनके मन में कैसे कवि रच बस जाए। रस चेतना, तो विशेष रूप से इनका जो पकड़ थी वो कौन से रस पर थी, श्रृंगार व वात्सल्य रस पर इनकी बहुत ज़्यादा पकड़ रही है, भक्ति और प्रेम रस पर इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है। अगले वाले पॉइंट की बात करें तो देव ने रीतिकाल के समय केवल श्रृंगार रस में ही नहीं डुबोया बल्कि शास्त्र सम्मत शास्त्रों के ऊपर लिखा, तथा वे आचार्य के रूप में शिक्षाविद भी थे, मतलब वे आचार्य भी रहे हैं, साथ के साथ शास्त्रों का निर्माण भी किया है, और साथ के साथ इन्होंने भावनाओं पर एक आम कवि जैसे बनकर भी अपनी रचनाओं का रचना किया है। तो इन सब चीज़ों से हम ये कह सकते हैं कि देव आचार्य होने के साथ साथ एक बहुत उच्च कोटि के कवि भी थे। तो ये था अपना अगला प्रश्न। आप मुझे उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को जोर से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। धन्यवाद।